नमस्ते। आज एक अहम सवाल पे मैंने आग्रह किया अपने कश्मीर के साथियों से, तो मीर शाहिद सलीम साहब, आईनी खजूरिया साहब और शायद अभी थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि जलील राठौर साहब भी जुड़ जाएं। नहीं, जलील राठौर साहब शायद जुड़ रहे हैं, उनके नेट की कुछ दिक्कत आ रही थी, कोशिश कर रहे हैं, वो अभी जुड़ जाएंगे। मीर शाहिद सलीम साहब, ये शुरुआत आपसे करते हैं। एक अजीब सी चीज देखिए, मतलब मेरी याद में ऐसा नहीं हुआ है कि एक स्टेट, हम तो उसको स्टेट ही मानते हैं, हालांकि केंद्र सरकार ने कश्मीर की स्टेटहुड तो ले ली है, लेकिन वहां का मुख्यमंत्री को कहा जाए कि आप घर से नहीं निकल सकते हैं, आप जैसे वैसे। ये कुछ अजीब सा, मतलब ये कौन सा लोकतंत्र है, कौन सा कानून है, कौन सी सरकार है कि जो एक मुख्यमंत्री। मैं इस पे ज्यादा आगे जाऊं उससे पहले मैं थोड़ा एक चीज आपसे आग्रह करूंगा। ये 1931 में जो एक कश्मीर के लोगों के लिए शेख अब्दुल्ला साहब ने एक सुनता आंदोलन की जो बात कही और जिसमें लोग शहीद हुए, वो पूरा मामला क्या है इसको बहुत ब्रीफली बता दीजिए, क्योंकि फिर प्रेजेंट उस पे आते हैं। जनाब, रेफरेंस एक बार हिस्ट्री का ले लें, लोगों को समझ में आ जाए कि किस चीज को, किस वजह से आज एवरेज कश्मीरी को लगता है कि वो हमारी आजादी की लड़ाई थी और उसको हमें न केवल याद करना चाहिए, बल्कि उन लोगों ने जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी शहादत के लिए, उनको भी उनके प्रति एक बार संवेदना, एक बार उनको याद करना चाहिए। ये 1931 का मामला क्या है, ये एक बार जरा आप ब्रीफ कर दें शाहिद साहब, फिर आगे की बात करते हैं। शाहिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले कल 13 जुलाई था और 13 जुलाई को पिछले 95 वर्षों से कश्मीर में कश्मीर मार्टर्स डे, उर्दू में कहें तो योम शोहदाए कश्मीर मनाया जाता है, यानी कश्मीर के शहीद। वो इसलिए मनाया जाता, आपने इसकी बैकग्राउंड पूछी, तो जब भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी तो कश्मीर में हमारे यहाँ जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, जो तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर की चल रही थी, वहां क्विट कश्मीर चल रही थी। और यहाँ पे आपके यहाँ जो ब्रिटिश सरकार थी, हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार का जो नुमाइंदा था वो महाराजा हरि सिंह था, क्योंकि महाराजा जो प्रिंसली स्टेट थी। लंबी कहानी है कि किस तरीके से कश्मीर का सौदा जो है 7.5 लाख नानकशाही सिक्कों के एवज हुआ था। यहाँ की तमाम आबादी को जो है गुलाब सिंह ने जब खरीदा, और महाराजा उनका जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर था। और फिर एक यहाँ की जुल्म और बर्बरियत की लंबी कहानी है कि किस तरह कश्मीर के लोगों पर जुल्म, उनके बेगार ली जाती थी, टैक्स लिया जाता था। उसके साथ और कहानियां जुड़ जाती हैं कि महाराजा की जो है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरीके से यानी उधमपुर के एक इलाके में एक जुमे के खुतबे के दौरान तौहीन की थी। कहीं तो रिलीजियस एंगल भी जुड़ जाता है। बहरहाल 13 जुलाई कहते हैं कि 25 जून को जो है इस एक पश्तून जो है एक नौजवान जो है उसने एक बहुत जबरदस्त तकरीर की थी कश्मीरियों की पॉलिटिकल अवेकनिंग के लिए। उनको कहा था कि आप विद्रोह करिए, आप बगावत करिए। वो एक लीडर बन गया था। उसके खिलाफ एक मुकदमा कायम करके 4 जुलाई को उसको उस मुकदमा शुरू हुआ। और फिर यहाँ की लोकल जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि उसकी जो सुनवाई थी 13 जुलाई को, उन्होंने कहा था इसमें ओपन में होनी चाहिए ताकि हम लोग भी सुन पाए इस सारी सुनवाई को। तो जो यहाँ पे सेंट्रल जेल के सामने जो सुनवाई हो रही थी, तो उसके लिए क्या होना था, उसी दिन जो है लोगों ने बगावत की। और बगावत जो है वो इस हद तक आगे विद्रोह बढ़ गया कि महाराजा की फोर्सेस ने उन लोगों को गोलियों से भून डाला। एक रिवायत यह भी था कि आफ्टरनून प्रेयर्स का टाइम हो गया था और प्रेयर से पहले एक आजान पढ़ी जाती है। और इसमें राठौर साहब हमें करेक्ट करेंगे कि अजान का जब वक्त हुआ कि एक शख्स ने खड़े होकर अजान दी, उसको गोलियों से ढेर किया गया। उसके बाद दूसरा, उसके बाद यके बाद जो है एक के बाद एक करके 22 लोगों को जो है शहीद किया गया। और आप जो शेख अब्दुल्ला का नाम ले रहे हैं, शेख अब्दुल्ला इसी आंदोलन की पैदावार है। बल्कि उनकी जमात जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, शेख अब्दुल्ला को उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि शेख अब्दुल्ला उस वक्त किसी ना किसी तरह जो है अवाम को लीड कर रहे थे। तो इन शहीदों में से इन्हीं ने एक ने जो है अपनी कमीज उनको हाथ में देकर ये कहा था कि हमने अपना काम कर दिया, अब इस मूवमेंट को संभालना आपका काम है। तो ये भी बताया जाता है कि उसके बाद जो कश्मीर का झंडा जिसमें सुर्ख निशान है, ये भी उसी जो है लहू में भीगी हुई कमीज की अलामत के तौर पर देखा जाता है।
अब जो है पिछले 95 वर्षों से, आप 1931 से 2025 को गिने तो कश्मीर के लोग न सिर्फ जम्मू कश्मीर में ये कैलेंडर में एक गैजेटेड हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे। और सबसे बड़ी बात आनंद साहब कि मैं भी जर्नलिज्म में रहा हूं, राठौर साहब भी, और पिछले कई बरस से, यानी जब भी कश्मीर में डेमोक्रेसी रेस्टोर हुई, शख्सी राज का खात्मा हुआ, डेस्पोटिक रूल को ओवरथ्रो किया गया और महाराजा को बिलाकर यहाँ से जो 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 मकामी मज़ाहमत, जो रेजिस्टेंस के हाथों यहाँ से भागना पड़ा। और फिर जो है एक्सेशन की कहानी, वो एक अलग टॉपिक है, उसमें हम नहीं आएंगे किन हालात में हुआ। लेकिन उसके बाद से इस दिन को योम शोहदाए कश्मीर या कश्मीर मार्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। और इस दिन यानी 2019, 5 अगस्त 2019 तक आपका डीजीपी, आपके चीफ सेक्रेटरी, पूरे कैबिनेट के वजीर वहां पे जाकर हाजिरी देते थे। जो मुस्लिम थे वो फातिहा यानी प्रेयर्स कहते थे उनके कब्रिस्तान पर, जिसको हम कहते हैं मज़ार शुहदा, जिसको मार्टर्स ग्रेव यार्ड आप कह लीजिए। तो वहां पे जाके ये सिलसिला चला आता था। अब ये उस जमाने का, उस वक्त का, जब न भारत का संविधान था, न पाकिस्तान का वजूद था, न भारत था। यानी 1931 की बात है, 1947 में तो भारत था। तो 1931 की जो है याद जो है, और उन लोगों को अपना हम हीरो मानते हैं, हम उनको अपना जो है आजादी के, देखिए ये भारत जो विशाल इतना बड़ा भारतवर्ष में, जो लोग, कुछ लोग साउथ के हीरो हैं, कुछ नॉर्थ के हीरो हैं। देखिए हर रीजन के अपने हीरोज होते हैं, और कश्मीरियों के हीरो जहां पे है 1931 के शहीद है। और अब क्या प्रॉब्लम होगी, बीजेपी आरएसएस जो इनको ट्रेटर्स कह रही है, और उनकी पहले तो छुट्टी काट ली गई। अब जो है पिछले 5 अगस्त से उनको जो है उस मजार पे लोगों को हाजिरी नहीं होने दी जाती, और वहां पे प्रेयर्स नहीं। और कल से एक मेलोड्रामा चल रहा है इसको लेकर। कल जो है पूरी पॉलिटिकल, इंटायर पॉलिटिकल लीडरशिप, दे हैव बीन पुट अंडर हाउस अरेस्ट। और इसमें इसमें मुझे एक रिडिकुलस एस्पेक्ट ये है, जो चीफ मिनिस्टर है वो दिल्ली में है, उसका घर बाहर से लॉक है। जो है नायब वजीर आला, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मिस्टर सुरेंद्र चौधरी, वो जम्मू में है, उसका घर बाहर से लॉक है। एक और कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा, वो घर में नहीं है, घर बाहर से लॉक है। तो ये कल से तमाम इंटायर पॉलिटिकल लीडरशिप और ऑल द रोड्स लीडिंग टू द मजार शोहदा, उनको ब्लॉक किया गया, कोई वहां जाएगा नहीं। ठीक है जी, ये कल से चल रहा है। और आज जब 14 तारीख, आज चीफ मिनिस्टर सीधा बिना बताए हुए एक जो फेंस वॉल है, जो आयरन का जो ग्रिल बनी हुई, आप देखिए वीडियोस, उसको फलांत कर अंदर दाखिल होता है। और चीफ मिनिस्टर का आज का ये स्टेटमेंट है कि कल मैंने जो है कंट्रोल रूम को बताया, हालांकि वो बाहर था, कि मैं वहां पे मज़ार सौदा और मेरा घर बाहर से लॉक किया। आज मैं बिना बताए चला हूं, और मुझे मेरा पीछा किया गया, मेरा रास्ता रोका गया, नोहट्टा में बंकर लगाया गया। और मिस्टर वर्धन, आज वीडियो उमर अब्दुल्ला ने खुद ट्वीट किया है कि पुलिस के साथ हाथापाई हो रही है उमर अब्दुल्ला की, और ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ में हो रहा है, जिसको लोगों ने इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जताया। पुलिस का जो है, जो एसपी या हवलदार या डीएसपी, वो उसको रोक रहा है, और हाथापाई होती हुई देखी जा सकती है। और आज सकीना इत्तू को स्कूटी पे बैठकर वो मज़ार शोहदा में, क्योंकि गेट्स बंद हैं, जो ग्रिल है आयरन ग्रिल, उसको फलांत के ऊपर से वो लोग दाखिल होकर अंदर, उनकी यानी जैसे एक इस्लामी रिवायत के मुताबिक उनके हक में दवा की जाती है। और फिर उसने कहा कि ये जो है, हमसे आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि हम आपकी गुलामी करें। ये सारे वीडियो इस वक्त देखिए, हाथापाई का वीडियो आप चला रहे हैं, और इससे पहले वो खुद ये कह रहे हैं कि हमसे इतना ऑपरेशन और सप्रेशन। क्या ये है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ? क्या आप हमारे शहीदों को, आप हमें अपने हीरोज को भी याद नहीं करने दोगे? और इतना ऑपरेशन और इतना सप्रेशन, इसकी तो हद ही हो गई। तो ये मुख्तसरन सा जो, क्योंकि आपने कहा मुख्तसरन बताया जाए, और ये मेलोड्रामा कल से चल रहा है जनाब। जी, मैं खजुरिया साहब आपसे थोड़ा एक चीज समझ लूं, क्योंकि मैं कश्मीर गया था, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश है। मैं ईमानदारी से बताऊं, जब मैं कश्मीर बोलता हूं तो मेरे जहन में जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख पूरा एक एक टोटलिटी में बोलते हैं। एवरेज जो आदमी है वहां पे समझ में आता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के लिए उसकी एक दूसरी नजर है।
मतलब श्रीनगर के लिए एक दूसरी नजर है, जम्मू के लिए दूसरी नजर है। लेकिन ये जो बात शाहिद सलीम साहब ने कही, ये एवरेज कश्मीरी, चाहे वो श्रीनगर में रहता हो, चाहे वो जम्मू में रहता हो, क्या उसके लिए, सबके लिए एक बराबर फख्र की बात है कि किस तरह से उन्होंने 1931 में अपनी आजादी के लिए पहला बुगल बजाया था। कि ये बीजेपी जो इसको एक हिंदू मुस्लिम का कलर देना चाहती है, क्योंकि वहां का राजा हिंदू था, आवाम मुस्लिम ज्यादा थी, ये उस तरफ एक प्रयास है। और मैं आपकी एक टिप्पणी जो जो शाहिद साहब ने दिखाए अभी ये सब वीडियोस, मतलब ये तो हैरान करने वाली बात है कि एक देश के मुख्यमंत्री को अपने ही स्टेट में उसी की पुलिस इस तरह से रोके। मैं इस पूरे उस पे खजुरिया साहब आपसे एक टिप्पणी ले लूं। धन्यवाद भरतम साहब, नमस्कार सभी को। जे जो सच्चाई बताई है सलीम साहब ने, जे बिल्कुल सच की बात है कि कोई कॉम्युनल लड़ाई का इसका बेस ही नहीं। इसका बेस था राजाशाही के खिलाफ एक जो उस वक्त की जनता थी, जो उसकी अवाम थी, वो जो दुखी हो चुकी थी, चाहे वो सूदखोरी थी, चाहे वो जमीन की थी, चाहे वो और कामकाज की थी, या डेमोक्रेटिक राइट्स जो तो होते नहीं थे, लेकिन फिर भी बोलने का कोई थोड़ा बहुत अधिकार होता था, वो ना होने की वजह से ये लड़ाई का आगाज हुआ था। और इसको एक अच्छे साथी ने उसको आवाज बुलंद की, गुलाम कादर जी, और उसको अंदर कर दिया गया। और जो इन्होंने सुनाया कि उसके एक उसको जब सुनवाई होनी तो लोग इकट्ठे हुए, गोली चल गई। लेकिन मैं सिर्फ ये बात, आपने जो एंगल आपने कहा, मैं ये समझता हूं कि नो डाउट के जम्मू में लोगों की हिंदूवादी थी, लेकिन उस वक्त इतना फर्क नहीं था। हिंदूवादी में हमारे जम्मू में, जम्मू शहर में भी उस वक्त 60% से ज्यादा मुस्लिम थे। जम्मू शहर जो कहा जाता है उसमें 60% से ज्यादा मुस्लिम थे, और 6000 से ज्यादा दुकानें थी उनकी। और एक बहुत बड़ी गुलूकार हुई है मलका पोखराज, वो एक बाजार उसका उर्दू बाजार के नाम पर जाना जाता था, जिसे रजिंद्र बाजार अब कहा जाता है, वो उनके घर थे। और उस्ताद मल्ला या वो जो नाम लिए जाए, बहुत से ऐसे नामों से हमारे मोहल्ले थे। और उसमें आबादी का तनासब कोई इतना ज्यादा नहीं था, और ना ही इतनी ज्यादा वो उस वक्त कर पाए कि ये हिंदू मुस्लिम का सवाल पैदा हो। और इसमें मैं थोड़ा ये भी समझता हूं कि राजा ने भी, हो सकता है गोली तो चलाई हो, राजा ये भी समझता होगा कि ये हमारी हुकूमत चल रही है, ये हमारे गुलाम लोग हैं। लेकिन राजा ने उस हादसे के बाद जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक रवायतें लाने की कोशिशें भी की। उसने एक असेंबली जैसी भी बना दी। 47 से पहले जम्मू कश्मीर में महाराजा ने उस वक्त एक असेंबली बना ली थी, और उसमें जो एक बहुत बड़ा लीडर था उस बगावत, उस मूवमेंट का, और मिर्जा अफजल बेग, उस वक्त रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे जब तक आजादी नहीं मिली थी। लेकिन आजादी के 47 के बाद जो खड़बड़ी बनी हमारी, जिस पर हमारी आधी रियासत वो हमले बाबर आए और उन्होंने ले ली, उसके बाद कोशिश की गई, उस वक्त आरएसएस ने एंट्री कर ली, और एंट्री करने के बाद उन्होंने जम्मू में काफी खून खराबा भी किया, कत्लेआम हुआ। जबकि कश्मीर में एक आदमी नहीं मारा गया, एक आदमी कश्मीरी दूसरी कम्युनिटी का नहीं मारा गया था। और लोगों को जिन्होंने माइग्रेट भी करना था, जो इनके दरबारी थे, महाराजा के जगीरदार थे दरबारी, उनको बकायदा टांगों पर बैठाकर जम्मू में पहुंचाया गया। लेकिन इनकी सियासत की जो एंट्री हो गई थी संघ की, उसने जम्मू में उसी वक्त एक रंग दिखाना शुरू कर दिया था, और प्रजा परिषद के नाम पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी, और लोगों को ये कहा था कि अगर आप नहीं जागोगे तो ये राज इनका ही हो जाएगा। ये हम छोटे छोटे थे, 7 साल के, 8 साल के, तो ये बातें आती थी। कभी कभी कायदा लेकर आ जाना स्कूलों में, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, ये पढ़ो, उर्दू छोड़ो, फलानी, ये आवाजें कॉम्युनल बेसिस पर इन्होंने कोशिशें की। और आते आते आज ये अपने आप को समझ रहे हैं कि अब रियासत हम फतेह कर सकते हैं। और उसकी वजह से जो असेंबली बनी, उसके बाद राजा के बाद जो असेंबली बनी, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें 70 सीटें जो बनाई गई, बराबर जम्मू की नुमाइंदगी दी गई। उसमें राजपूत कम्युनिटी भी थी,
दूसरी कम्युनिटी थी, शेड्यूल्ड कम्युनिटी भी थी शेड्यूल्ड कास्ट की, और एक बहुत अच्छी असेंबली बनी, बहुत अच्छा उसमें प्रोग्राम पेश हुआ, अच्छा आइन बना, मुफ्त तालीम बनी, हमें सूदखोरी को माफ कर दिया गया, लैंड टू टिलर हुई, लोग जो जमीन बोते थे जहां पर शेड्यूल्ड कास्ट ज्यादा होते थे वो लोगों के घरों में जमीनों में काम करते थे, उस वक्त सरकार ने उन्हीं के नाम पर जमीन लगा दी। लेकिन ये कोई ऐसा शक और शकूक नहीं था कि हम शहीद उनके कहें या अपने कहें। जब गस्टेड हॉलीडे बन गया तो छुट्टी मनाई जाती थी। जैसे सलीम साहब ने कहा, ऑफिसरों की ये ड्यूटी होती थी कि 13 जुलाई को मनाना है और उस पर जाना है वहां पर मजार पर, और उस पर उनको सलाम करना है या दुआ पढ़नी है, वो करते थे। इसमें तो कोई ऐसा था ही नहीं। और जहां तक 3 बार गवर्नर रूल लगा हमारी रियासत में और बड़े बड़े साल रहा, गवर्नर रूल ने भी कोई ऐसी बात नहीं हुई, चाहे वो 80 के दहाई में लगा, चाहे वो आखिर 90 में लग गया, उसमें जो भी गवर्नर आए उन्होंने बाकायदा इस बात का कोई जिक्र नहीं किया, ना इम्तियाज बरता और सलामी हुई। कम गए होंगे, किसी वजह से ज्यादा तादाद नहीं गई होगी, लेकिन रुकावट कोई नहीं बनी। लेकिन 5 अगस्त के बाद 2019 के 5 अगस्त के बाद हमारे साथ एक बदले की भावना से सब कुछ हो रहा है। सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, हमारे कानून, हमारी पढ़ाई, हमारी लैंग्वेज, हमारे शोधा को याद करना, ये सब कुछ इसका इस्तेमाल करके गैप बढ़ाना चाहते हैं। और गैप बढ़ाकर अब पता नहीं आप किस तरीके से चाहते हैं, लड़ाई लड़के कहते हैं, डंडे वाले भी इनके पास हैं, जो आरएसएस होते हैं उनके पास बहुत बहुत बड़े लंबे डंडे होते हैं। किस बात से करेंगे? ये इम्तियाज है बरत रहे हैं और लोगों के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर रहे हैं, लैंग्वेज पर कर रहे हैं। हमारा सारा रिकॉर्ड महाराजा गुलाब सिंह के समय से, महाराजा रणवीर सिंह के समय से, जब जहां आइन लागू हुआ बना जम्मू कश्मीर, तब से उर्दू में है। हम उर्दू बड़ी इज्जत से पढ़ते थे और उर्दू में हमारी सारी खतो खताबत और सारे अदालतें और हमारी जो तहसील की कार्रवाई रेवेन्यू की वो होती थी। अब उस पर भी सवाल उठाते हैं, जे नहीं जे करो, जे ना जे करो, जे हर एक छोटा छोटा पॉइंट ढूंढ कर हिंदू मुस्लिम का सवाल पैदा करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर को दूर करना चाहते हैं। हमारे जैसे लोग इकट्ठा करने के लिए लगे हुए हैं। हम जम्मू में कश्मीर में कोशिशें कर रहे हैं कि आज दुनिया बदल चुकी है, आज दुनिया इंटरडिपेंडेंट हो चुकी है, आज दुनिया में हमारा इंसानियत का जो रूह है वो चलनी चाहिए, वो मौकफ होना चाहिए। लेकिन ये लगातार उसमें लगे हुए हैं और इसकी वजह से इस बार हद हो गई। इस बार हद हो गई कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसको लोगों ने वोट दिया, लाखों जितनी हमारी आबादी है उन्होंने सबने वोट डाले, और वोट डाली हुई रियासत के सरकार को उसकी छुट्टी भी नहीं बनाने देना और फिर उस पर फतेह पढ़ने के लिए भी नहीं जाने देना। ये कितनी बड़ी हैरानगी की बात है। जहां तक कि हमारे नुमाइंदे, हमारे मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया में कहीं घूमने जाते हैं तो वहां पर जो मजार बने हुए होते हैं, जहां मार्टाइडम की वहां की उन्होंने शहादतें दी होती है, तो वहां जाकर सलाम करते हैं, वहां जाकर वहां पर दुआ पढ़ते हैं। और वो हमारे कोई आता तो वहां गांधी की समाधि पर जाते हैं दिल्ली में। और ये जम्मू कश्मीर का एक निशान है, एक रूह है, एक जज्बात है, तो उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी इसके रिजल्ट अगर ऐसे ही रहे अगर, तो ये हमारे लिए आने वाला वक्त बड़ा खतरनाक हो सकता है। मैं भारतीय जनता से, मैं भारतीय लोगों से, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल से, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनसे हमेशा अपील करता रहता हूं कि अगर आप हमें अपना पार्ट समझते हो तो इन चीजों को समझो और जम्मू कश्मीर को बारीकी से समझो, बारीकी से समझो, तभी जम्मू कश्मीर हमारा इसमें रह पाएगा और हम जी पाएंगे। नहीं तो हम एक गोलों से तो मर रहे हैं, बंदूकों से तो मर रहे हैं। आज गवर्नर साहब ने मान लिया कि मेरे से गलती हो गई कि कौन लोग मार गए पहले, आज गलती हो गई 81 दिन के बाद, पहले नहीं मानना। अब पता नहीं कौन सी कुर्सी उनकी नजर में है, वो जा रहे होंगे तो मान ली, और सरकार ने फौरी उसको नौकरी से नीचे उतारना चाहिए था गद्दी से। लेकिन कोई नहीं, वे यहाँ कानून है नहीं है और जबरदस्ती से चल रहा है। वर्धन साहब, मैं यही कहना चाहूंगा कि जम्मू में ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जम्मू में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के रहे हैं अलमबरदार हमेशा, और वो उसका पूरा रक्षा करेंगे। धन्यवाद।
जी जी, शुक्रिया खजूरिया साहब। जलील साहब, अब ये आप दोनों लोगों की हमने बात सुन ली, आपने भी सुना। मेरी याद में ये अनप्रेसिडेंट है जिस तरह से जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है, घर में बंद किया जा रहा है, उनके मूवमेंट पे रोक है। ये अजीब सी स्थिति है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि शायद ये बदकिस्मती है इस देश की कि इस बात पे कोई बहुत चर्चा यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं हो रही है, और शायद यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंटेड हो, प्रिंट मीडिया हो, उसमें भी बहुत ज्यादा इसकी चर्चा नहीं है। मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन ये बहुत शॉकिंग है। तो आपसे दोनों चीजों पे ये अल्टीमेटली चाहते क्या है, मतलब क्या चाहते हैं कि कश्मीर कैसे रहे, जो इनकी दूसरा ये जो मनोज सिन्हा, जो बात खजूरिया साहब ने उठाई, मनोज सिन्हा को आज ये एकदम से कहीं से ऊपर से उनको ईश्वर की वाणी उनको सुनाई दी और उनको आज इल्म हुआ कि पहलगाम के लिए उन्होंने कहा कि वही जिम्मेदार है। तो अगर पहलगाम के लिए जिम्मेदार हैं तो 26 लोगों की जो हत्या हुई है उसकी भी जिम्मेदारी वो लेंगे कि नहीं लेंगे, एक। और इस गलती के बाद जिसमें लोग मारे गए हैं, 26 तो वहां मारे गए, उसके बाद जब भारत पाक युद्ध हुआ उसमें मारे गए लोग, उसकी वजह से क्या उनको बर्खास्त किया जाएगा या वो खुद इस्तीफा देंगे, इसकी मांग भी कहीं देश में अभी तक उठती हुई नजर नहीं आ रही है। तो मैं दोनों चीजों पे जलील साहब आपकी एक एक टिप्पणी संक्षिप्त में ही रखिएगा, मैं लूंगा। जलील साहब। आनंद जी, आदाब, को पैनलिस्ट को भी आदाब। न कोई इस्तीफा देगा और न किसी को बरतरफ किया जाएगा। ये जो चीजें हैं, ये जो ट्रेंड है, ये कोई नई नहीं है, ये हमने मेनलैंड में भी देखी है। जम्मू कश्मीर से बाहर भी इस तरह की चीजें हुई हैं, काफी हुई हैं, और उनका अगर गिनना शुरू कर दें तो शायद हमको 4 शो करने पड़ेंगे। लेकिन कहीं पे किसी के सर पे या कांधों पे किसी भी चीज की जो एडवर्स चीजें हुई हैं उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, चाहे रेल हादसे हों, चाहे टेररिस्ट अटैक्स हों, चाहे किसी और तरह की त्रासदियां हों या हादसे हों, जिनके लिए सीधे तौर पे लोग जिम्मेदार हैं और जिनको पहचानना या जिनको फिक्स करना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये चीज तो उनकी पॉलिसीज में है ही नहीं, न इस्तीफा देना और न किसी को निकालना। चीजें इसी तरह चलती रहेंगी, कारोबार इसी तरह चलता रहेगा। अब जो आज यहाँ पे हमने देखा, ये एक रेप्लिका था जो हमने अपोजिशन में जो यूटी का चीफ मिनिस्टर आया था, वो केजरीवाल आया था, अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल के टाइम में हमने ये चीजें काफी देखी हुई हैं। लेकिन फर्क आज के जम्मू कश्मीर के आज के ताजा हालात या वाकयात और अरविंद केजरीवाल के जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। अरविंद केजरीवाल कुछ गिले शिकवे थे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, या पॉलिसीज की बुनियाद पे या अपने पावर की कर्टेलमेंट के बुनियाद पे वो धरने देते थे या प्रोटेस्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे पूरी कश्मीरी कौम का सवाल है। मैं कश्मीरी नहीं कहूंगा, बल्कि मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की बात करूंगा। ये जो 13 जुलाई का वाकया है, इसकी तो तफसील शाहिद साहब ने बता दी, और भी इसके नुक्ते हैं और भी पॉइंट्स हैं, मेरे ख्याल से उन पे बात करना इस वक्त ये नहीं होगा। नक्शल में ये है कि ये कश्मीरी आइडेंटिटी की निशानी है। ये जो कब्रें हमारे, शायद मैंने आपको दिखाया भी जब हम डाउनटाउन से जा रहे थे, तो मैंने आपको दिखाया, ये लक्ष्मण साहब का दरगाह है और यहीं पे वो लोग दफन है जो सन 1931 को सेंट्रल जेल के बाहर मारे गए थे। अब इसमें आज तक 1948 से उनको ट्रिब्यूट देना शुरू किया गया, और 1948 से ही आजादी के बाद ये एक छुट्टी भी गेजेटेड डिक्लेयर की गई थी। लेकिन 2019 के बाद हालात, हम फिर से वी हैव बीन पुश्ड बैक टू प्री 47 एरा 47 का जो जमाना था, प्री 47, वापस उसी तरह, उसमें कोई फर्क नहीं दिखता है, कोई ये नहीं दिखता है। यू आर ग्लोरीफाइंग ए महाराजा, यू आर ग्लोरीफाइंग एन ऑटोक्रेटिक रूलर। व्हाट डज दैट मीन? जो बीजेपी के लोग या इन चीजों के पीछे या इस चीज को मुद्दा बना के ऐसी चीजें कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहला काम ये होगा कि महाराजा को अगर वो ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं या उनको
कश्मीरी अगर उनके बारे में उनको ऑटोक्रेटिक रूलर समझते हैं और ये जो बीजेपी के लोग हैं उनको एक बहुत महान महाराजा समझते हैं, व्हाई डोंट दे फाइट फॉर रीयूनिफिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, reunification of Ladakh, Jammu and Kashmir, and induct Dr. Karan Singh as the Maharaja of Jammu and Kashmir. तो अगर यहाँ पे आप आजादी की लड़ाई की बात करते हैं और एक रीजन में आप कहते हैं कि आप ऑटोक्रेटिक रूलर को उसने जो जुल्म किए हैं उनके खिलाफ अगर एहतजाज में लोग मारे गए हैं उनको आप ट्रिब्यूट पेश नहीं कर सकते, तो ये एक विलंबना है। और सबसे बड़ी बात दूसरी जो कही है आपने, प्रेस की बात, मीडिया की बात, मीडिया का क्या हाल है ये आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके बाद ये कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। हैरानगी की बात है कि कश्मीर में जो पेपर्स पब्लिश होते हैं जम्मू कश्मीर में, उनमें उन तक में इस चीज का जिक्र नहीं था। ये बड़ी जो डेवलपमेंट हुई कल, जिस तरह से स्कफल आपने देखा, जिस तरह से आपने स्ट्रगल देखा, जिस तरह से एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को एक प्रोफेशनली डीएसपी घसीट रहा था, ये बहुत बड़ी खबर है। ये मतलब मैं आई वाज इन प्रेस कॉलोनी एंड लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये वीडियो हम अपलोड करें कि नहीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या है यहाँ पे। और ये जो डर का माहौल है या जो सप्रेशन का माहौल है, ये बहुत ही इसके नताइज जो हैं इन द लॉन्ग रन दे विल बी वेरी बैड। हमने बहुत सहा है यहाँ पे और बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और वो भी ऐसा कि जहां पे जम्मू के लोग, जम्मू में भी नुमाइंदगी है उमर अब्दुल्ला को। ही इज नॉट द लीडर ऑफ कश्मीर डिवीजन ओनली, ही रिप्रेजेंट्स अ मेजर चंक ऑफ जम्मू पॉपुलेशन आल्सो, नॉट ओनली हिम बट आल्सो महबूबा मुफ्ती। जो वोट प्रोपोर्शन आपने देखा, तो ये चीजें किसको आप किसके खिलाफ आप जंग, अपने ही लोगों के खिलाफ जंग लड़ रहे हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो। आप देखिए कि अगर वो मूवमेंट जो ये 22 लोग शहीद हो गए 13 जुलाई को, अगर ये कुर्बानी उन्होंने नहीं दी होती तो महाराजा हरि सिंह गलहंसी कमीशन को यहां एक्सेस नहीं देता। उसके बाद गलहंसी कमीशन यहां है, उसके बाद प्रजा परिषद बन गई यहाँ पे। सो इन शॉर्ट इट वाज a fight for not only freedom but for democracy। और उसके बाद जो जम्मू के हालात जो शायद जिक्र नहीं हो रहा है, वो जिक्र ये है कि अगर हिंदुस्तान में जम्मू समेत मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, जम्मू के जो लोग मारे गए जब महाराजा यहाँ से जम्मू पहुंचे, खासकर महारानी के बारे में बताया जाता है कि वो जब यहाँ से भागकर जम्मू पहुंचे तो एकदम से मुस्लिम मैसेकर शुरू हुआ। वहां आबादी का तनासुब बराबर था, मुसलमान जम्मू शहर में माइनॉरिटी में नहीं थे। आज आप वहां की ये पॉपुलेशन देखिए, आज वहां का आप जिसको हम कस्टोडियन प्रॉपर्टी कहते हैं, पूरे इलाके कस्टोडियन के हैं जहां मुसलमानों की आबादी थी। लोगों को कहा गया चलो आप यहां से निकलो, हम आपको पाकिस्तान पहुंचाएंगे, और महाराजा हरि सिंह की आर्मी ने उन्हें मैदानों में पहुंचाकर गोलियों से भून डाला, लाखों की तादाद में, जो शायद किसी को मालूम नहीं। बात होती है पंजाब में जो मैसेकर हुआ, इधर से जो लोग मारे गए या उधर से जो लोग मारे गए जब लोग माइग्रेशन कर रहे थे या एक दूसरे के इलाकों में फंसे हुए थे। खजूरिया साहब मेरी इस बात की मतलब तायीद करेंगे कि जम्मू में इस बारे में भी तजाद है कि कितने लोग मारे गए, कितने लाख मारे गए थे। ये नहीं कितने सौ या कितने हजार, कितने लाख लोग मारे गए थे। ये भी हमारी हिस्ट्री का एक ब्लैक चैप्टर है जिसका सीधे ताल्लुक महाराजा हरि सिंह के साथ। और अब आप कह रहे हो कि ये वो लोग गद्दार थे, तो वो लोग क्या थे जिनको आपने खेतों में जाके मैदान में जाके गोलियों से भून डाला? वो लोग क्या थे? दे वर डोगरास बाय ऑरिजिन। तो इस चीज को अगर आप ज्यादा कुरेदोगे तो इससे जख्मों पर नमक ही छिड़क जाता है, जिससे जो हमारे लिए ठीक नहीं है। हमने देखा है जम्मू कश्मीर में जब यहाँ पे वायलेंस हुई, वो उसमें भी कितनी कंसोलिडेशन थी। अगर अमरनाथ राव हुआ या कोई और चीजें हो गई जिसके बाद यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए और कई महीनों तक वो एजिटेशन चालू रही। क्या आप फिर से वही दौर लाना चाहते हैं? ये आज उमर अब्दुल्ला का बयान जो है कि उन्होंने कहा कि हम गुलाम नहीं है, लफ्ज गुलाम उन्हें, वी आर नॉट स्लेव्स, वी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज स्लेव्स, वी आर पार्ट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। और इस तरह की जो आप पाबंदियां हम पे लगा रहे हो ये चलेंगी नहीं। आप 13 जुलाई को नहीं जाने दोगे, कब्रें तो यही हैं, हम 12 को जाएंगे, 14 को जाएंगे। तो दिस कैन नॉट बी स्टॉप्ड। इस तरह की जो आप ले रहे हैं कन्फ्रंटेशन, इससे कुछ यील्ड नहीं होगा, 0 बटा सन्नाटा
और एडवर्स ही होगा। सो द नीड इज दैट कि इन चीजों पर गौर किया जाए और लोगों की साइके पे हमला न किया जाए। अब आप समझते हैं कि जम्मू के लोग इसके साथ नहीं है, बिल्कुल हैं। एक मुश्तरका तहरीक थी, ये मुश्तरका तहरीक थी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्विट कश्मीर चलाई। ये मुश्तरका तहरीक थी, ये न सिर्फ कश्मीरियों की थी बल्कि जम्मू वालों की थी। बल्कि जम्मू वालों का एक थोड़ा मैं एक भद्दा पार्ट आपको हिस्ट्री का बताना चाहता हूं कि उस वक्त जो शेख साहब का रोल होना चाहिए था 1947 के बाद, जब ये जम्मू में मैसेकर चल रहा था, ही डिसऑन्ड द मुस्लिम्स ऑफ जम्मू। शायद कुछ लोग मुझसे नाराज होंगे, लेकिन ये हिस्ट्री का एक बेटर पार्ट है। शाहिद साहब इस पर शायद बात करेंगे। मैंने कल भी एक प्रोग्राम में था, मैं नवासे के साथ, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये आपकी विरासत है, आपकी विरासत है, आप कहाँ हैं और आप इस बारे में क्या कर रहे हैं। आपने एक रास्ता दिखाया था, आपको शहीदों ने आपके हवाले अमानत की थी, ये मूवमेंट जो थी, तो आप इसको फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच कह रहे हैं। इट वाज नॉट ओनली द फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, इट वाज द फाइट फॉर इम्पोजिशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम फ्रॉम ऑटोक्रेटिक रूल। जी, मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज आपसे, या तो किसी और दिन करेंगे, नहीं तो अगर 2-4 मिनट में उसको समेट सकते हैं। वो जो अब्दुल कादिर साहब थे जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को लीड किया था, वो बहुत ब्रीफली, जितना जैसे आपने बताया था कि वो एक अंग्रेज मतलब अफसर के साथ अटैच थे। उस समय श्रीनगर वो आए हुए थे और उन्होंने जब ये देखा कि इतना जुल्म हो रहा है, उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई, किस तरह से उनको अरेस्ट किया गया और पूरे जम्मू कश्मीर की जनता उनके पीछे खड़ी हो गई थी। और जब उनका ट्रायल चल रहा था, जिस दिन वर्डिक्ट शायद देनी थी, उस दिन का ये वाकया है। इसको बहुत ब्रीफली अगर जलील साहब एक बार बता देंगे तो इसी बहाने कम से कम लोगों को इस हिस्ट्री का भी पता होगा कि जब जुल्म इतना ज्यादा हो जाता है तो एक चिंगारी की जरूरत होती है, और चिंगारी के रूप में अब्दुल कादिर साहब ने उस दिन खड़े होकर अगर बात वो कह दी थी तो लोग अपने आप खड़े हो गए। तो मैं बहुत ब्रीफली अगर उसको बता सकें जलील साहब, जितना आपने मुझे बहुत डिटेल बताया था, आप दिखाते। जी, तारीखी हवालों से जो पता चलता है, ये जो गाजी अब्दुल कदीर खान था, ये एक अंग्रेज फौजी का बटलर था और फौजी का नाम था मेजर बट। तो ये लोग यहाँ जून के महीने में आए थे। तो एक हाउस बोट है यहाँ, बहुत मशहूर है, क्लेयरमाउंट ग्रुप ऑफ हाउस बोट्स, जिसमें बहुत सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स तक रुके हैं। तो वहां वो रुका हुआ था। जब वो यहाँ आया तो वो यहाँ की जब उसने जायजा लिया और जायजा लेने के बाद उसने एक चीज देखी कि यहाँ के लोगों पे काफी बंदिशें हैं, काफी मजहबी बंदिशें हैं खासकर, और इसके अलावा उन पे टैक्सेस हैं। यहाँ पे कुछ तहरीकें चली थी, एक कालबाफ तहरीक के नाम से चली थी, जहां जालडगर के एक मुकाम पे कालिम बापू पे गोलियां चलाई गई थी। ये पहला मैसेकर नहीं था। कश्मीर की तारीख खून से रंगी हुई है। जो महाराजा की मतलब यहाँ पे एक जालडगर तहरीक के नाम से एक बहुत मशहूर तहरीक है, जो दस्तकारों की तहरीक है, जो टैक्सों को नाजायज टैक्स के इम्पोजिशन के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जालडगर एक डाउनटाउन में एक इलाका है, जालडगर के मुकाम पर जब पहुंच गए तो महाराजा की बंदूकों के दहाने खुल गए। और इसके अलावा मजहबी पाबंदी का मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि उससे जरा टेस्ट खराब होता है, हम ना ही याद करें तो बेहतर है। लेकिन जहां तक समाजी सतह पे और सोशल सतह पे इस्तेहसाल था, न सिर्फ कश्मीर के लोगों का बल्कि जम्मू के लोगों का भी इक्वली वो सह रहे थे। आप देखते हैं कि अगर महाराजा कहीं का भी हो, फिर वो उसमें प्रजा में वो ज्यादा मजहब की बुनियाद पे शायद थोड़ा बहुत करे, लेकिन एक ही लाठी से वो सबको हाँकता है। तो वो भी त्रस्त थे। इसी तरह लद्दाख के लोग भी काफी अंडर डेवलप्ड थे, बहुत बहुत पसमानदा थे। तो ये पसमानदगी से बाहर निकल आने की जंग थी। तो जब ये अब्दुल कदीर खान यहाँ आया तो उसने देखा कि शेख अब्दुल्ला और एक और मीरवाइज मौलाना उमर फारूक के परदादा हैं, उनका नाम है मौलाना मोहम्मद यूसुफ शाह। कि ये मीरवाइज जो गद्दी है ये सदियों से चली आ रही है, जो मजहबी रहनुमा होता है। तो उस वक्त यहाँ मौलाना यूसुफ शाह थे और उनको बड़ी इज्जत की निगाह, बहुत ज्यादा इज्जत की निगाह से देखा जाता था। और शेख अब्दुल्ला का तब नामो निशान भी नहीं था। और उन्हीं ने शेख अब्दुल्ला को इंट्रोड्यूस किया उसी जगह पे जिसको खानकाई मोहल्ला कहते हैं, कि इस नौजवान की बात सुनो। तो जब कदीर खान यहाँ आया तो उन्हें लगा कि ये जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हैं, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं। तो उन्होंने इसको बोला कि मुझे जो जुमे को होता है हमारा कांग्रेगेशन एक, उस पर मुझे 2 बोल बोलने की इजाजत दी जाए।
तो उसने उस वक्त जो तकरीर की थी वो महाराजा के खिलाफ थी, जुल्म के खिलाफ थी। उसने लोगों को कहा कि आप इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, आप अपनी आजादी के लिए जंग लड़ो, और ये जो वहां से बिल्कुल सीधे महाराजा का महल दिखता था, ये जो महल है इसकी ईंट से ईंट बजा दो, ये एक्चुअल वर्ड्स हैं जो उसने कहे थे। ये कश्मीर की पसमानदा कौम, दबी हुई कौम और जुल्म सितम की मारी कौम के लिए एक विटामिन लेके आई है। उनको इन चीजों की पता भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो उससे इंप्रेस होके उन्होंने इस आदमी के लिए उनके अंदर प्यार जाग गया। तो जब रात के अंधेरे में, क्योंकि सीआईडी तो आज भी हर जगह होते हैं, उस वक्त भी हुआ करते थे, उसको रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया गया। जब लोगों को पता चला तो उनको अदालत में लिया जाएगा, जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है जहां पे प्रेस क्लब आपने देखा, उसी एरिया में। तो लोग हजारों की तादाद में वहां पहुंच गए और हियरिंग कंडक्ट करना मुश्किल हो गया। तो अथॉरिटीज ने ये सोचा कि चलो यहां नहीं तो जेल में ही इसको कंडक्ट करेंगे। तो वो जेल चले गए, तो जज आ गया। तो जज से लोगों ने कहा कि हमें इसको ओपन ट्रायल होनी चाहिए और ये इसको फ्री किया जाना चाहिए। तो जज ने उनको वादा किया कि ठीक है मैं देखता हूं, लेकिन आधे घंटे तक वो बाहर नहीं आया और आधे घंटे के अंदर फौजियों को बुलाया गया जिसमें 22 गनमैन थे और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई उनपे, जिसपे ये 22 लोग शहीद हो गए उस वक्त। तो ये मुख्तसर सी तारीख है इसकी। और बाद में आप गाजी अब्दुल कदीर के खान के बारे में हिस्ट्री का एक पन्ना खाली है कि उसके साथ क्या हुआ, नोबडी नोज कि उसके साथ क्या हुआ। और यही कहा जाता है कि उसको फिर रात के अंधेरे में उसको एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया, उसको वापस कोहाला के उस पार छोड़ दिया गया। जी जी जी। मैं बस मीर शाहिद साहब, अब समय वो है, मैं बहुत ही संक्षेप में 1-2 मिनट में आपसे एक रिएक्शन ले लूं। ये जितना भी कुछ वहां पे केंद्र सरकार, भाजपा सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि आप लोगों का एक जो इमीडिएट वो है कि जब तक आपका स्टेटहुड वापस नहीं आएगा, इस तरह की चीजें होती रहेंगी और ज्यादा बढ़ती रहेंगी। तो मुझे लगता है बाकी सारी बातें पीछे, विकास पीछे, डेवलपमेंट पीछे, सब कुछ पीछे, लेकिन सबसे एक ही डिमांड मेरे हिसाब से कश्मीर की होनी चाहिए कि उसका स्टेटहुड वापस लाओ, जिससे उसके जो लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए लोग हैं उनको लोगों के हाथ में फिर से वापस ताकत आए। मैं इस पे एक बहुत छोटी टिप्पणी आपसे करके खजूरिया साहब जी, जलील साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जलील साहब जी, मैं कहूंगा एक ये जो आज हमने हालात देखे, इससे तो नहीं लगता इन somewhere in near future they would restore the statehood. दूसरी बात, एक प्रतिक्रिया आई है द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी की तरफ से, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। What's wrong in visiting the graveyard of martyrs? This is not only unfortunate but also snatches the rights of citizens. What happened with an elected chief minister Umar Abdullah this morning is unacceptable and shocking and shameful. जी जी। शाहिद साहब बस आप कंक्लूड करिएगा। तो मुझे लगता है कि जैसे आप बता रहे हैं, स्टेटहुड तो मुतालबा है ये तमाम लोगों का, आवाम का, सिर्फ बीजेपी को छोड़कर तमाम लोगों का। और बदकिस्मती की बात यह है कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो अभी भी स्टेटहुड की जब बात आती है तो उसकी मुखालफत करते हैं, हालांकि स्टेटहुड से उनका भी फायदा होने वाला है। तो वर्धन साहब जैसे ही बता रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस इस पे तुली हुई है कि जम्मू कश्मीर की शनाख्त को, यहाँ की जो है तमाम चीजों को, यहाँ की डेमोग्राफी को, अब तो यह हालत है कि हमारी विरासत को, हमारे हीरोज को, सबको मस्क करना चाहती है, हिस्ट्री को डिस्टोर्ट करना चाहती है। वरना बजाय बचाइए 1931 के मार्टर्स का भारत के संविधान से, भारत की आईन से, भारत की सॉवरेंटी से क्या लेना देना है? ये तो महाराजा के खिलाफ, जैसे मुल्क भर में जो है राजाओं के खिलाफ, राजवाड़ों के खिलाफ, शख्सी राज के खिलाफ तहरीकें उठी है, उसी तहरीक का हिस्सा था। लेकिन आज उसको भी विकास, वो कल अगर आप उमर अब्दुल्ला का ट्वीट देखें कि पूरे उन्होंने इसको कंपेयर किया है जलियांवाला बाग से। देखिए आप, उन्होंने कहा कि आप जिस तरीके से 1919 के जलियांवाला बाग को मनाते हैं, हमारे लिए ये जलियांवाला बाग की ही अहमियत रखता है, लेकिन आप इसको इसलिए इनकी तौहीन कर रहे हैं हमारे शहीदों की, बिकॉज दे वर मुस्लिम्स। ये उसका ट्वीट है उमर अब्दुल्ला का। और अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है? आज तो उमर अब्दुल्ला ने प्रेस को लेकर जिस तरीके से राठौर साहब ने बताया कि यहाँ पे सारी इंटायर पॉलिटिकल लीडरशिप को कैद में एक तरह से घरों में बंद रखा, और यहाँ के कश्मीर की, श्रीनगर से छपने वाले बेशतर ज्यादातर अखबारात ने उस खबर को ही बारी कर दिया, दफन कर दिया। और ग्रेटर कश्मीर की बड़ी दिलचस्प सुर्खी है, the government locks up the government।
यानी सरकार को जो है वो लॉक में डाल दिया एक सरकार ने। और किस सरकार ने? नॉमिनेटेड सरकार ने। एक बंदा नॉमिनी की सूरत में आता है जिसको दिल्ली नॉमिनी और यहाँ की भारी बहुमत से जीता हुआ, जिसको आप डेमोक्रेसी का प्रतीक कहते हैं, भारी बहुमत से जीता हुआ जो है इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जैसे इन्होंने बताया, उससे सकफल करता है एक प्रोबेशनरी डीएसपी, उसको रोकता है, उसको हाथापाई होती है। वो सब वीडियो आप देख रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर को स्कूटी पे चलना पड़ता है। यानी ये हाल है। मुझे लगता है कि ये आप क्या कहें, कहां डेमोक्रेसी और क्या स्टेटहुड और ये क्या है? मुझे लगता है कि वी आर बीइंग गिवन कॉलोनियल ट्रीटमेंट। हम तो कॉलोनी मुझे लगता है कि अंग्रेजों के, आज ब्रिटिश राज की कॉलोनी की याद आ रही है। उस जमाने में जब आजादी की तहरीक भारत में चल रही थी, शायद ब्रिटिशर भी इसी तरह हमारे साथ, भारतीयों के साथ ट्रीटमेंट करते थे जो आज नई दिल्ली जो है कश्मीरियों के साथ करती है। तो ठीक है, स्टेटहुड के बगैर तो कोई, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी, क्योंकि उनको बहुत कुछ कुचलना है, बहुत सी चीजों का सफाया करना है, तो अभी हमें लगता नहीं कि वो तो हमेशा ये कहते हैं कि मुनासिब वक्त पे, अभी अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। अप्रोप्रिएट टाइम कब? हमें तो कोर्ट से भी गिला है। अरे कोर्ट ने तो कहा था कि फौरन से बेशतर, कोर्ट ने यह कहा था कि एज सोन एज पॉसिबल, जो तुषार उसने मेहता ने, जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि हम बहुत जल्द इनको स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। अब तो इलेक्शन भी हो गए, ये कहते कि कश्मीरी वोट नहीं डालते, कश्मीरियों का डेमोक्रेसी में यकीन नहीं है। कश्मीरियों ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर कहा भाई हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, और एक पार्टी को, इसलिए हालांकि वो पार्टी दूध से धुली नहीं हुई है, उस पार्टी के हाथ हमारे लहू से रंगे हुए, लेकिन कश्मीरियों ने एक फैसला इसलिए किया कि हम एक पार्टी को इक़्तिदार में लाते हैं ताकि आरएसएस बीजेपी को रोका जाए। और आज पार्टी का क्या हशर हो रहा है ये आप खुद देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी के माथे पे एक बदनमा दाग है। थैंक यू जी। खजूरिया साहब, बस चलते चलते एक आपसे, ये जो भी जिस तरह की जाति हो रही है, ये क्या आम कश्मीरी को यूनाइट करने में, मतलब, क्योंकि मैं जब वहां गया तो मुझे लेह लद्दाख के जो लोग मिले, उन लोग कैमरे पे तो नहीं, लेकिन वैसे वो कह रहे हैं कि हम लोगों से वो एक गलती हुई थी, जो हम लोग अलग होना चाह रहे थे, हमें कुछ और एक्स्ट्रा कुछ मिल जाता, हमारे डेवलपमेंट के लिए हमारे यहाँ मिल जाता, लेकिन जम्मू कश्मीर से अलग होने की हमारी मांग, आज हम उसका बहुत ज्यादा। तो आपको क्या लगता है कि सारा कुछ जो हो रहा है, ये वापस जो कश्मीर का जो स्टेटहुड था, उस तरफ लोगों की मांग और जोर से होगी? क्योंकि मांग तो वही है कि स्टेटहुड होना चाहिए। बहुत संक्षेप में लोगों की जो मांग है या ख्वाहिश है या जरूरत है, वो तो स्टेटहुड है, वो लगभग सभी जनता के बीच में ये बात इस वक्त चल रही है। लेकिन सवाल वही आता है कि जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके अंदर जो इंट्रीग सिस्टम है वो तोड़ने वाला है। हालांकि बाहर के लोग आकर जम्मू को ज्यादा परेशान कर रहे हैं, जहां की जमीनें ले ली हैं, जहां का रेता, बजरी, मिनरल सब कुछ छीन कर ले गए। हालांकि इनका व्यापार खत्म हो गया, इनका जो वेयर हाउस वो खत्म हो गया, कणक मंडी का माल सारा अब श्रीनगर नहीं जाता है, वो सीधा दिल्ली से आ जाएगा, ट्रेन चल पड़ी है। लेकिन सवाल सिर्फ वहां पर एक अटका हुआ है कि इन्होंने जो जहर भर दिया है, जो ये कह दिया है कि हम पूरे हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र लाने वाले हैं और आप हमारे साथ खड़े रहो, वो जो बात है वो बात लोगों को अंदर ले जाती है, और हमारा स्टेटहुड, हमारी पढ़ाई, नौकरी, ट्रांसफर, छुट्टी सब खत्म होती जा रही है। वो जनता सोचने वाली तो कुछ सोच रही है और इस पर उठेगी डिमांड। लेकिन मैं साथ ही इस प्रोग्राम के साथ भारत के सभी लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो डेमोक्रेटिक, लिबरल, प्रोग्रेसिव है, वो भी लगाएं कि अगर जम्मू कश्मीर है हमारा तो उसको वो राइट मिलना चाहिए। आवाज हमारी कम निकलती है दिल्ली जंतर मंतर से, जहां जो लोग बैठते हैं, वो हमारे हक में नहीं निकलती है। हम दिल्ली जाते हैं तो हमें ऐसे अजूबा जैसा देखते हैं, यार ऐसा तो बोलेंगे, तो सुनने को भी कई बार इनका दिल नहीं करता। इसलिए मैं तो कहूंगा कि दिल्ली यानी कि हिंदुस्तान के जितने लोग हैं, अब श्रीनगर में हमारी सलीम साहब ने काफी मेहनत की, मैं भी उसमें शामिल था थोड़ा बहुत, तो हमने काफी कुछ लोगों को फराया भी, घुमाया भी, दिखाया भी कि हमारी हालत क्या है। तो कई बच्चों को तो पता ही नहीं था कि ये ऐसा भी रहते हैं, ये इनके साथ ऐसा भी होता है, जो उनके साथ आए हुए थे नौजवान भी। तो ये है कि भारत के अंदर भी बात उठे और हम भी बोलें तो शायद इसमें थोड़ी जल्दी हो जाएगी। धन्यवाद।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जलील साहब। मैं मेरे ख्याल में वाइंड अप करते हैं क्योंकि इस उम्मीद के साथ कि ये जो कुछ हो रहा है वो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड जल्दी जल्दी वापस आ जाए, क्योंकि जख्म उम्मीद काटने के लिए माफी। उम्मीद के हवाले से एक खुशाइंद खबर है कि टूरिस्ट लोग बहुत तादाद में आ रहे हैं, वापस आने लगे हैं। जी जी जी। और मैं सिर्फ इसलिए करता हूं कि अगर कश्मीर खुशहाल होगा तभी देश खुशहाल हो सकता है। एक आपका बस। एक हिस्सा अगर कष्ट में है तो पूरे देश, पूरे हिस्से के, पूरे शरीर का कहीं ना कहीं वो दर्द तो महसूस होता ही है। हो सकता है कि लोगों को लगे कि नहीं, हमसे क्या मतलब, कश्मीर में हो रहा है, लेकिन इसका दर्द, इसका वो हम सब झेल रहे हैं। आप सबका चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।